देखिए, हम सब ने अपने आसपास ट्रांसफॉर्मर देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस भारी भरकम लोहे के बक्से के अंदर आखिर होता क्या है? इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर की इस बेहद रोचक और जटिल दुनिया के अंदर गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये मशीन अंदर से बाहर तक बिल्कुल कैसे काम करती है। तो चलिए इस मशीन को एक एक पुर्जे से समझना शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडा में हम सबसे पहले कोर और वाइंडिंग को देखेंगे, फिर मेन टैंक और तेल, उसके बाद इसके सांस लेने और सुरक्षा के तंत्र, रेडिएटर और टर्मिनल बुशिंग, और आखिर में ट्रांसफॉर्मर के अंदर होने वाले एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा की हानियों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, कोर और वाइंडिंग। किसी भी ट्रांसफॉर्मर का सबसे अहम हिस्सा या कह लीजिए उसका दिल ये कोर ही होता है। ये एक केंद्रीय चुंबकीय रास्ता है और इस कोर के चारों तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉपर वाइंडिंग यानी तांबे के तार की दोहरी परतें बहुत ही कसकर लपेटी जाती हैं। ये दोनों परतें आपस में ना टकराएं, इसलिए इनके बीच एक खास तरह का इंसुलेटिंग पेपर लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर के लिए लोहे का एक ठोस सॉलिड ब्लॉक क्यों नहीं इस्तेमाल करते। दरअसल ठोस लोहे में काफी खाली जगह रह जाती हैं, जिससे एडी करंट पैदा होते हैं। ये करंट बेकार की गर्मी पैदा करते हैं और असली करंट का ही रास्ता रोकते हैं। इसीलिए इंजीनियर सिलिकॉन स्टील की पतली वार्निश की हुई प्लेटों को एक साथ दबाकर ये कोर बनाते हैं ताकि कोई खाली जगह ना बचे और हीटिंग कम से कम हो। लेकिन जरा सोचिए, जब ये विशाल कोर इतनी भारी मात्रा में बिजली को प्रोसेस करता है तो ये भयंकर रूप से गर्म हो जाता है और यहीं से एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती खड़ी होती है। अगर ये मशीन खतरनाक रूप से गर्म हो जाए तो आखिर क्या होगा? और इसी गर्मी का इलाज छिपा है हमारे भाग 2 में, द मेन टैंक एंड ऑयल। इस पूरे कोर और वाइंडिंग के सेटअप को उठाकर एक सील किए हुए मेन टैंक में डाल दिया जाता है। इस टैंक के अंदर नैफ्टा ऑयल नाम का एक गाढ़ा मिनरल तेल भरा होता है। ये तेल एक बेहतरीन कूलेंट का काम तो करता ही है, साथ ही ये टैंक के अंदर की सारी हवा को पूरी तरह बाहर निकाल देता है। इससे कोई भी ऐसा खाली हिस्सा नहीं बचता जहां स्पार्क या आवारा करंट पैदा हो सके। पर यहाँ एक पेच है। अगर ये मशीन फुल कैपेसिटी पर चलती है तो जाहिर है कि वो भारी तेल खोलेगा और फैलेगा। अब एक पूरी तरह से सील किए हुए स्टील के टैंक में ये उबलता हुआ और फैलता हुआ तेल आखिर जाएगा कहाँ? इससे तो अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर बन जाएगा, है ना? बिल्कुल। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए ऊपर एक छोटा सा एक्सपेंशन टैंक जोड़ा जाता है, जिसे कंजर्वेटर कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस टैंक को जानबूझकर सिर्फ आधा ही भरा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब नीचे उबलता हुआ तेल फैले तो उसे ऊपर उठने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल सके और मेन टैंक ब्लास्ट होने से बच जाए। तो चलिए आते हैं भाग 3 पर, इसके सांस लेने और सुरक्षा के तरीके। अब इस तेल को सुरक्षित रखने के लिए मशीन को बाकायदा सांस लेनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह। जब तेल ठंडा होता है और उसका लेवल नीचे जाता है तो बाहर की हवा वापस एक्सपेंशन टैंक के अंदर खिंचती है, लेकिन हवा में मौजूद नमी तेल को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए अंदर आने वाली हवा को पहले एक ऑयल कप से गुजारा जाता है ताकि धूल वहीं छन जाए। फिर यह हवा नीले रंग के सिलिका जेल से होकर गुजरती है, बिल्कुल उस सिलिका जेल की तरह जो नए लैपटॉप बैग में नमी सोखने के लिए मिलता है, ताकि केवल शुद्ध और सूखी हवा ही अंदर जाए। ये स्लाइड काफी दिलचस्प है क्योंकि यहां हम ट्रांसफॉर्मर का 3 टियर सेफ्टी सिस्टम देख रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में पंखे और रेडिएटर इसे ठंडा रखते हैं, लेकिन अगर वो फेल हो जाएं तो बुकोल्स रिले काम में आता है। इसमें एक मर्क्यूरी स्विच होता है जो गर्मी भाप कर सीधे पावर कट कर देता है, और अगर किसी वजह से वो भी फेल हो जाए तो एक एक्सप्लोजन वेंट होता है। ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की सीटी की तरह काम करता है। अत्यधिक दबाव होने पर यह फट जाता है और किसी भी बड़े धमाके को रोक देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, रेडिएटर और टर्मिनल बुशिंग। ट्रांसफॉर्मर के बाहर आपने जाली या पंखों जैसी जो संरचनाएं देखी होंगी, वे रेडिएटर ही हैं। जब गर्म तेल ऊपर उठता है तो वो इन कूलिंग ट्यूब्स में चला जाता है, फिर वो इन पतली नलियों से धीरे धीरे रिस कर नीचे आता है। इसका सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण बाहर की सामान्य हवा तेल को आसानी से ठंडा कर देती है और वो वापस मेन टैंक में लौट जाता है। अब बिजली को अंदर और बाहर ले जाने के लिए बुशिंग नाम के टर्मिनल्स का इस्तेमाल होता है। हाई वोल्टेज बुशिंग सीधे ग्रिड से आने वाली हैवी पावर को रिसीव करते हैं, जबकि लो वोल्टेज बुशिंग इस बिजली को स्टेप डाउन करके यानी कम करके बाहर निकालते हैं ताकि ये हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सेफ हो सके। आते हैं भाग 5 पर, ट्रांसफार्मर में होने वाले एनर्जी लॉस। देखिए, कितनी भी शानदार इंजीनियरिंग क्यों ना हो, कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं होती। इस सिस्टम के अंदर भी ऊर्जा के नुकसान की 5 मुख्य श्रेणियां हैं, विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस से लेकर चुंबकीय रिसाव तक।
उदाहरण के लिए कॉपर या ओमिक लॉस को ही ले लीजिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन तांबा भी बिजली के बहाव को थोड़ा बहुत तो रोकता ही है। इस वजह से सिस्टम को बस चालू रखने के लिए ही लगातार थोड़ी ऊर्जा खर्च होती रहती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे घर की सारी लाइट्स बंद होने पर भी आपको एक बेसिक फिक्स्ड बिजली का बिल तो भरना ही पड़ता है। और ये वाला पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉस। ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते वक्त आपने जो वो मशहूर गुनगुनाहट या बजिंग आवाज सुनी है ना, वो यहीं से आती है। धातु के कोर के अंदर लगातार बदल रहा मैग्नेटिक फील्ड कोर की प्लेटों को फिजिकली वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन साउंड वेव्स पैदा करने के लिए हमारी थोड़ी सी